हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे एग्जाम 2026 में जितने भी पेपर होने वाले हैं उसके लिए सबसे द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर है और ये पहला नंबर का पेपर है और ये आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम है, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या फिर इवन एनटीपीसी का हो या जेई का हो, किसी का भी एग्जाम हो, अगर रेलवे का एग्जाम आपका है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है और कुछ अच्छे ट्रिक्स और अच्छे सॉल्यूशन बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज आपको मैं सिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? आसान क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन को रोक कर खुद से सॉल्व करेंगे और फिर अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए हम लोग जैसे मान के चलते हैं कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, अगर पुत्री x है तो राहुल कितना है? 3x। ठीक है, उसके बाद अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि अगर 8 साल अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, यानी कि राहुल भी बढ़ेगा, उसकी डॉटर भी बढ़ेगी। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके दोगुने से 8 साल बाद उसके दोगुने से पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है और यही आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि राहुल की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 8 साल बाद दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। जो क्वेश्चन में कहा मैं वही करता चला गया। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या? अब जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। ये 2x इस साइड आएगा तो x हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 5 और ये प्लस इस साइड आएगा तो -8, यानी कि x की अगर हम बात करें तो x हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 16 होगा, 8 दूनी 16, तो ये यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। यानी कि अगर हमसे राहुल की आयु पूछी है तो राहुल की आयु मैंने माना कितना था? 3x माना था, 3x, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 13, 39 वर्ष इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि एक कस्बे की जनसंख्या, एक मिनट दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर कितना है? ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि आपको ये अगर पता चल जाए कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था और 2 वर्ष बाद कितना पहले जनसंख्या कितना था, उसी का डिफरेंस आपसे पूछा है। अगर हम लोग ये माने कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, ठीक है, अगर हम ये मान लें 3 वर्ष पहले जनसंख्या x था तो बढ़ कितना रहा है? 25% की दर से। तो आपको पता है 25% को हम लोग क्या लिखते हैं? 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4, यानी कि 4 से जनसंख्या 5 हो जा रहा होगा। तो यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x 3 साल पहले x था तो अब ये हो गया, फिर 5/4, फिर 5/4 और अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ये हमें दिया हुआ है 2,60,000। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो 3 वर्ष पहले हमें पता चल जाएगा कितना जनसंख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये सारा 4 4 4 4 चौका 16 ऊपर चला जाएगा, 64, 16 चौका 64 बटा 25 पंचा 125, ये हमारा 3 साल का होगा। लेकिन 2 साल पहले कितना होगा? अगर 2 साल पहले भी हम मान के चलते हैं x है तो ये कितना बढ़ा होगा? ये कितना बढ़ा होगा? 5/4, फिर 5/4 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2,60,000। मैंने कुछ नहीं किया, 3 साल पहले x माना तो x के बाद 3 साल पहले इतना जनसंख्या आ गया और 2 साल पहले भी अगर x माना तो इतना जनसंख्या आ गया। कितना है? 3 जीरो, एक और जीरो आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2602
और ये 16/25। ठीक है। अब क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 साल पहले जनसंख्या कम था, 2 साल पहले जनसंख्या ज़्यादा रहा होगा, इसलिए इसमें से हमको इसको घटाने की आवश्यकता है। मैंने पूरा सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर ये चीज़ें आपस में कटेगी, ठीक है? ये चीज़ें गुणा करने के बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 26 1 2 3। इसमें से हमको किसमें से घटाना है? 2 साल पहले जनसंख्या ज़्यादा रहा होगा, ज़्यादा में से कम को घटाना, 3 साल पहले जनसंख्या कम रहा होगा। तो इसमें से ये हमारा 2 साल पहले का है और ये हमारा 3 साल पहले का है। तो 2 साल पहले जनसंख्या ज़्यादा रहा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 16/25 में से 64/125 को घटा देंगे। अब आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड है। क्या मैं इसको भी 125 बना लूँ? दिक्कत, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मैंने इजी करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कारण ये क्या हो गया, आसान हो गया। चौसठ में से 80, 64 जाएगा, 80 में से तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बटा 125। आपको पता है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, तो मैं इसको यहाँ से करूंगा तो ये डायरेक्ट 8 हो जाएगा गुना 16 8 अट्ठीसा से 128 गुना 260 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 0 होना चाहिए और लास्ट में 8 होना चाहिए, 6 8 48 होता है और ये 0 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट से भी ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। बोला कि राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो, तो प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा ये बताइए कि पहले वाले में 156 लीटर तेल है, एक टाइप का, और बी टाइप का कितना है, 256 लीटर है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा, वही एक ऐसा कंटेनर होगा जो क्या होगा, इसमें आ सकता है। यानी कि इसमें से एलसीएम 13 हो सकता है, इसका क्या 13 13 गुना 12 156 होता है, लेकिन ये क्या हो सकता है, क्या 13 से इसमें डिवाइड नहीं लगता है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। 10 हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, क्या 3, 6 से होने के लिए 3 से होना जरूरी है। 6 5 11 12, ये 3 से हो रहा है, लेकिन क्या ये हो रहा है 11 और 2 13, नहीं। तो इसका एचसीएफ ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ ही एक मैक्सिमम ऐसा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इसको और इसको इजीली डिवाइड कर देगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह 385 परिवहन पर और 2725 किराने पर खर्च करता है और 621 बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। ठीक है। यानी कि वो जो कमा रहा होगा वो 100% कमा रहा होगा। यानी कि अगर 100% में 74% वो घर के किराए पर खर्च कर देता है, इसका मतलब है कि वो 26% अन्य चीजों पर खर्च करता है। इसी 26% की वैल्यू क्या है, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है वही है, क्या है, 328 385, उसके बाद 2725 और फिर 621। अगर हम इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो 11 12 1 13 और ये 7 6 10 16 1 17 और ये 37 31 हमारा सम हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। यानी कि 74% खर्च करने के बाद वो 26% इन चीजों पर खर्च कर दे रहा है, इसलिए इसका सम इसके इक्वल हो गया। अब ये 13 से कटेगा, 13 से काटेंगे इसको। अब इसको 100% बनाने के लिए आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ 100% लिखेंगे, या फिर 13 से काट के और उसको 2 से 50 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, या फिर मैं पूरा कर दे रहा हूँ 26 इंटू 100, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 का 13, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है। और कितना होगा,
26 113 13 8 14 से 104 तो बच गया 9 13 7 91 और इसको करेंगे तो ये 50 बार में चला जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, इस ऑप्शन में 0 दिख रहा है और 5 भी आना चाहिए। 7 5 35 8 5 40 3 43 5 10 4 14 और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 106 है तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, एचसीएफ का उल्टा। इसका उल्टा करेंगे तो 1 एलसीएम होगा और इसको करेंगे तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम हमें दिया कितना है, वो 102 दिया हुआ है। तो इसका मतलब नीचे में बटा में 102 आना जरूरी है या 102 का कोई फैक्टर आना जरूरी है। या तो 5 हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता 102 का, 7 हो सकता है और 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। लेकिन हमको 102 के अलावा और कोई इसका फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, उतना मुश्किल है नहीं। क्यों? क्योंकि एलसीएम इसका कितना होगा, इसका एचसीएफ अगर मानते हैं तो एचसीएफ एक इसमें मान के चलते हैं एक्स एचसीएफ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ इसका एक्स। एलसीएम क्या होगा, 17 गुना 6 इंटू एक्स, ये आपका एचसीएफ होगा। ये एलसीएम होगा और ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। और ये दोनों का गुणनफल दिया कितना है, 102। अगर आप 17 छक 102 जानते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो मैंने ये क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया और एलसीएम क्या निकालना है हमारा, 17 इंटू 6 इंटू एक्स यानी कि 102। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 रख दिए तो हमें ये पता चल गया कि हमारा एचसीएफ 1 है, हमारा एलसीएम 102 है और हमको निकालना क्या था, हमको ये निकालना था। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 102 और 103 बटा 102 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने बहुत पहले बता दिया था बिना एचसीएफ एलसीएम निकाले हुए। और आप देखेंगे इस तरह के जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ये चीज जो है एलसीएम गुना एचसीएफ नीचे में आएगा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आपको ये अप्रोच भी सीखनी चाहिए, ये नहीं कि बैठ के एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आसान से ऑप्शन से हो जा रहा है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। दिया गया है कि x इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू 1/74, तो z 7 होने पर x का मान कितना होगा। ठीक है, x देखिए क्या बोला कि x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे लिखते हैं, और y जो है z के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि आपको कोई चीज अगर उल्टा कर दे और फिर से उल्टा कर दे तो वो सीधा हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हमको दोनों को इक्वल करना है, इसको हम 1/y करेंगे और ये इक्वल किसके हो जाएगा, z के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन से हमने ये चीज किया, इसको मैंने पलट दिया तो ये भी 1/z क्या हो गया, पलट गया। यानी कि अब जो रिलेशन है हमारे साथ क्या आ गया है, 1x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस रिलेशन से ये रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमको y का काम है, y का काम इसका काम है, x और z का रिलेशन, यानी कि y का काम नहीं है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z। अब जैसे ये पता चला तो हमें अब सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक्स वाई इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू
y2। अब y है नहीं तो y की जगह पे z दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू z1, x2 इज इक्वल टू z2, यानी कि x1 डिवाइड बाय x2 इज इक्वल टू z1 डिवाइड बाय z2। ये इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं आके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। ठीक है, अब सही है। अब क्या करते हैं, x1 का वैल्यू देखिए, आप क्या देखें कि x1 और z2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x1 कहाँ पे है हमारा, ये हमारा x1 रहा, तो इसको लिखेंगे 1/2, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या गया, x का मान पूछा है तो x2 का मान पूछा गया आपसे, और इक्वल टू z1 कितना है, z1 1/74 है, और आपसे z2 कितना है, 7 है, तो ये 7 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब ये बीच में डिवाइड का साइन है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ 1/2x2 इज इक्वल टू 1/74 इंटू 7। मैंने बताया था कल कि आप नीचे नीचे को नीचे नीचे से काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे, ये 37 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि x2 का वैल्यू अगर हमसे पूछेगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 37 गुना 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 210 प्लस 49 259 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ से एक रिलेशन निकाला गया, उसके बाद सारा चीज आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा। आपको पता है कि मान लें कि संख्या 100 है, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा, और इस 50 का फिर 2% कितना होगा, परसेंटेज हटाएंगे 0 आएगा, और फिर ये निकालेंगे तो आप ये 1 आएगा। अब पूछ रहा है कि वो उस संख्या का कितना होगा, तो एक 100 का कितना परसेंट है, एक 100 का 1% ही है। अगर क्या हो जाएगा, 1%। ये देख के बताया जा सकता था, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, बोला गया कि जब किसी संख्या को के 1/3 में 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 65 होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि संख्या के 1/3, संख्या मान लेते हैं हम लोग x है, उसका 1/3 में जब 10 की वृद्धि की जाती है तो कितना प्राप्त होता है, 65 प्राप्त होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 इस साइड आएगा तो 55 हो जाएगा, यानी कि प्लस 10 इस साइड आएगा तो -10 होगा, 65 में से 10 चला जाएगा 55 होगा। और आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आएगा, तो ये डिवाइड में है इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये उस साइड जाकर गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 165 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है मूल संख्या के अंकों का योगफल बताइए, तो 5 और 6 11 1 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या निकालिए। यानी कि अगर आपसे बोलें कि एक को 48% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 52% मिला होगा, क्योंकि वोट 100% डाला गया होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। एक को 48% मिलेगा और दूसरे को 52% मिलेगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, वो 4%। इसी 4% के डिफरेंस से वो आदमी जीत गया। जीतने वाला कितने से जीता, 756 से। तो आपसे पूछा गया तो कितना वोट डाला गया था। अब 4 को हमको कितना निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस साइड भी हम 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 25 25 3 28, 7 पंचे 35 2 37, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या, एक को 48 मिला, दूसरे को 52 मिला, तो 4%। दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हारा गया, वह दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया, डालिए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा, तो आप इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक छोटा सा मिस्टेक था मेरे भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का।
कि छोटा सा मिस्टेक था, 25 से मल्टीप्लाई करना, 25 को 6 से करेंगे तो 150, 15 आएगा। 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125 और 15 140, बच कितना गया 14, 25 7 175 और 14, अच्छा 175 और 14 जुड़ेंगे तो 189 आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको 25 4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है सही से दिख ना रहा हो, काफी जूम है ये क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 144 डिवाइड 8/4 गुना 7 + 7 माइनस 5 + 8 माइनस 9 + 2। ठीक है, मैंने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी लिया है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। तो आपको कहीं से बीच से शुरू हो जाना है। जहाँ छोटा वाला ब्रैकेट देखिए तो ये 9 2 कितना हो जाएगा 11 और ये 13, 11 में से 13 घटेगा 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये 14 है माइनस 2 है, तो जिसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आप देखेंगे 8/4 और ये 12 है, तो ये कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, तो 24। अब 144 को जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे से सजा के लिखा जाए, 144 डिवाइड है तो ये कितने में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 24, तो 6 बार में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है और बहुत सजा के लिखने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका रफ शीट एग्जाम में नहीं देखता है। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी में 20 की कमी की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल निकालिए। आपसे क्या पूछा है, मूल संख्याओं का योगफल, यानी कि कुछ भी हो, जो भी होगा इसका 18 इंटू एक्स का ही तो वैल्यू पूछा होगा। यानी 18 इंटू एक्स जो पूछा गया है, तो इसमें 9 और 2 दिखाई देता है हमें। तो क्या हम इसमें ऑप्शन से कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे 5 4 9, ये 3 बच गया, नहीं है। 4 2 6 एक साथ, ये भी 9 से नहीं कट सकता है। 8 1 9, ये 2 बच गया, नहीं हो सकता है। 6 2 8 1 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ये देखकर भी आंसर कर सकते हैं। और आपको लगता होगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप जाकर प्रीवियस ईयर देखें। ये एनटीपीसी में इस साल पूछा गया है, ग्रेजुएट लेवल में या अंडर ग्रेजुएट में, किसी में पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसको अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं, उतना मुश्किल है नहीं। जैसे नंबर मान लेते हैं 7x और दूसरा नंबर कितना है, रेशियो को डिवाइडर में लिख सकते हैं, तो ये 11x। बोला कि एक में 10 की वृद्धि कर दी जा रही है और दूसरे में 20 की कमी कर दी जा रही है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3। इसको एक और मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जो रेशियो में सिखाया जाता है, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। ये 7 या 21x + 30 22x - 40। अब जैसे ये इस साइड आएगा तो आप देखेंगे क्या हो गया, -x, ये 22 इस साइड आएगा तो -x और ये इस साइड जाएगा तो -70, तो ये इससे कट जाएगा। और आपसे निकालना कितना था, 18 × 7, 18 × 170, 18 7 26 से होता है, यानी 126 होता है। और ये आपका करेक्ट आंसर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, मैंने x का वैल्यू निकाला और मैंने नंबर कितना माना था 7x और 11x, तो दोनों को 18x का वैल्यू निकालना है हमको। 18x को x का वैल्यू 70 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई, कि अगर हम 9 मैन = 8 वीमेन लिखते हैं, ठीक है, 9 मैन = 8 वीमेन लिखते हैं, अगर हम मैन और वुमेन का इस साइड ले आए वुमेन को, तो ये 8:9 आ जाएगा। पता है आपको ये क्या आता है, ये इफिशियंसी आ जाता है मैन और वुमेन का। ठीक है, यानी कि मैन 8 यूनिट काम कर पा रहा है, तो वुमेन जो है 9 यूनिट कर पा रही है। ठीक है,
अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालना हो तो अगर एक आदमी 8 यूनिट काम करता है तो 9 पुरुष कितने यूनिट करेंगे? अगर हम यहाँ लिखें टोटल वर्क, हम आप मेन से भी और या वुमेन दोनों से किसी से निकाल सकते हैं, यानी कि पुरुष या महिलाएं दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। मैं मेन को लेके चलता हूँ। अगर 8-9 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी 8 यूनिट काम कर रहा है, 19 दिन काम करता है, तो काम होगा कितना? इतना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 9/72 इंटू 19 तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 सतह 33 से और 1, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क होगा, ठीक किया मैंने। उसके बाद क्या है कि 9 पुरुष, आपको पता है कि एक पुरुष 8 यूनिट काम करता है, तो 9 पुरुष कितना यूनिट काम करेगा? कितना काम करेगा? और 9 दिन तक काम करते हैं, तो काम जो है मेन कितना करता है? मेन इतना यूनिट काम करता है और फिर चला जाता है। तो 9/72 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18, 9 7 63 64। तो अब आपको पता है कि रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, यानी कि बचा हुआ काम क्या होगा? बचा हुआ काम क्या होगा? आप 1348 में जो टोटल वर्क था और जितने पुरुष काम कर छोड़कर चले गए थे, उसको जब आप घटा देंगे तो आपका रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, यानी कि बचा हुआ काम आ जाएगा। 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ गलती किया क्या मैंने? 38, 19 सतह 33 से और 3, ये 137 होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करेंगे। 19 से 1 मिनट दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन में एरर है। 19 ना 38, 19 से 3, 136, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1368 में से आपको क्या माइनस करना है? 648। ये आपका कितना आ जाएगा? 0 2, ये आपका 720 आपका बचा हुआ काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं कुछ बातें फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क आया कितना? इतना आया। जो मेन है वो एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, 8 यूनिट काम करता है, 9 दिन में इतना यूनिट करेगा और 9 पुरुष इतना काम करेंगे, तो टोटल जो मेन है वो इतना काम करेंगे, ठीक है। बचा हुआ काम जो होगा वो इतना होगा, यानी कि अब ये काम किसको करना होगा? जो महिलाएं हैं उन्हें करना होगा, ठीक है। आपको पता है कि 720 यूनिट काम है और एक महिलाएं काम कितना कर पा रही है? 9 यूनिट कर पा रही है और कितने दिनों तक काम कर रही है? 8 दिन तक। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राकेश ने 5,000 की राशि और शिवम ने 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो क्या है कि शिवम जो है इसको 360 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक, 3 साल में। तो 1 साल में उसको कितना एक्स्ट्रा मिला होगा? तो आप बोलेंगे 360 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120 जो है उसको 1 साल में 1 ईयर में एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 साल में उसको 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसको 120 ज़्यादा क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कितना इन्वेस्ट किया ज़्यादा? तो 4,000। तो 4,000 का कितना प्रतिशत 120 होगा? तो 120 हमको डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं, 4,000 इंटू 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा और ये 4 तिया 12। आपका रेट जो है 3% आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता होना चाहिए 1 साल में जितना ब्याज लगता है और जिस रिस्पेक्ट में लगता है प्रिंसिपल के, वही उसका क्या होता है?
दर होता है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, 1 साल का रेट निकाल लिया, 1 साल का ब्याज निकाल लिया, ₹120। ₹120 क्यों ज़्यादा मिला उसको? 4000 के कारण। तो 4000 का कितना प्रतिशत, 12 जो है 4000 का कितना प्रतिशत है, वो 3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब बाकी इसको आप बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। मैंने थोड़ा-सा शॉर्ट करने की कोशिश की, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में थोड़ा-सा मिस्टेक है, बट आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कह रहा है कि एक होलो स्फेरिकल सेल है इज मेड ऑफ मेटल विथ डेंसिटी ऑफ 21 ग्राम पर सीएम। यानी कि एक होलो स्फेरिकल सेल है, यानी कि एक खोखला गोला है जिसका जो है घनत्व जो है 21 ग्राम पर सीएम है। ठीक है? इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, यानी खोखला गोला है तो इसका एक बाहरी त्रिज्या, एक आंतरिक त्रिज्या होगा। जो बाहरी त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है, जबकि आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि खोल का आयतन वजन कितना होगा। आपको पता है कि जब भी हम वजन निकालते हैं, जब भी कोई आपसे वजन पूछे और डेंसिटी दिया हो, तो वजन बराबर क्या होता है? आयतन गुना घनत्व। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? या द्रव्यमान भी बोलते हैं, वजन को द्रव्यमान भी कभी-कभी बोल देते हैं। ठीक है? ये आपका एक बात हो गया। अब जैसे हम बात किए खोखले गोले का आयतन, वो क्या होता है? गोले का अगर आयतन की बात करें, आपको पता है कि खोखला गोला है, ठीक है? खोखले गोले का अगर आयतन की बात करें, ये होता है 4/3 पाई। अगर बाहरी रेडियस r है कैपिटल R और इनर का रेडियस r है छोटी r, तो ये इसका क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लें क्या, तो थोड़ा सही रहेगा, है ना? अब क्या है, अब आपको निकालना है, पहले तो आयतन निकालना पड़ेगा, फिर घनत्व से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4/3 पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। और आपको पता है कि बाहरी रेडियस जो है 9 है, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और माइनस 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता है कि ये जो निकलेगा डेंसिटी ग्राम में दिया हुआ है, और आपसे पूछा है वजन केजी में, तो इसको 1000 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है? तो आपको पता है 7 तिया 21, तो 4 गुना 22 करेंगे 88 होगा, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है? और इसको आप माइनस में इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 7, 2 में से 1 गया 1, और ये डिवाइड बाय 100। अब देखिए ध्यान से, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो ये 16 दिख रहा है आपको, लेकिन ये 16 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 16 से ये बहुत नज़दीक है। 16 से बड़ा होगा, और यूनिट डिजिट की बात करें तो 30-30 56, लास्ट में 6 आना चाहिए, और 3 डिजिट के बाद, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड होगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए। तो लास्ट में 56 इसमें दिख रहा है, लास्ट में 6 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। लेकिन 16 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 8 दूनी 16 से काफ़ी बड़ा नंबर होगा, ये 16 से बिल्कुल पास में है। तो आपका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19.096। ठीक है? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21, 9 और 20 के अनुपात में निवेश कर कर साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 84,700 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 28% है। तो ललिता ने कितना निवेश किया था? ठीक है? ललिता का पूछा गया आपसे निवेश कितना है। ललिता कहाँ पे है? ललिता यहाँ पे है, और ललिता के निवेश का रेशियो में 9 दिख रहा है, यानी कि हम x का कोई वैल्यू निकालेंगे, वो 9 से, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ऑप्शन आपका 9 का क्या होगा? मल्टीपल भी होगा, यानी कि 9 से वो नंबर कटना चाहिए। तो आप देखेंगे, और ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा गया अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है? 5 4 9, ये 9 खत्म, ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 8 10 ही हो जा रहा है। लेकिन आप इसको देखेंगे 5 4 9 5 4 9, तो ये 9 का मल्टीपल है।
ठीक है। अगर टाइम कम बचा हो तो ये ऐसे तरीके आपको नंबर बढ़ाने का काम करते हैं एग्जाम में। यानी कि अगर मान के चलें आपके पास समय नहीं हो, मुश्किल से 2-3 मिनट बचा हो और क्वेश्चन ज़्यादा करना हो, तो आप कभी-कभी इस अप्रोच से भी नंबर गैदर कर सकते हैं, यानी कि अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करना है तो आपको पता है, क्या बोला क्या कि कुल निवेश का 28% कितना है 28% देखिए वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 का लाभ हुआ जो कुल निवेश का, यानी कि टोटल जो निवेश है, निवेश का निवेश का 28% जो है 28% यानी कि 28/100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 84700। तो निवेश यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आप निवेश निकालेंगे 7 चौक 28, 7 इक्यावन 7, 7 दूनी 14, 1। तो ये क्या हो जाएगा निवेश, फिर से इसको कटाएंगे ये 25 बार में चला जाएगा। तो निवेश का अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग कितना पैसा लगाया गया था टोटल, तो आप इजीली बता देंगे कितना होगा। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सेकंड 25, 25 ने 50 दो 52, 55 25 30, इतना पैसा लगाया गया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 हिस्सेदार हैं। कौन-कौन? आशीष, ललिता और प्रणव, यानी कि 19 21 प्लस 9 30 प्लस 20 50, यानी कि 50 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 302500 और आपसे 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 0 से 0 कटाएंगे और 5 से 5 का 30, 0 बचे 25 और फिर ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब से मल्टीप्लाई करेंगे 605 को 9 से, तो क्या आएगा 5445। ठीक है, एक जीरो कहीं पे मिस हो रहा है और यहाँ पे एक जीरो भी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इतना कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच रखते हैं तो कई बार आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर देंगे और बहुत 99% केस में वो आंसर आपका सही होगा। 1 ही परसेंट है जब कभी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, जब वो 9 नीचे से किसी से कट जा रहा हो, जहाँ पे 9 होता और वो कट जाता, या फिर कुछ ऐसा नंबर होता जो नीचे आ रहा होता जिससे 9 को काट देता, तब भी आपका आंसर गलत हो सकता है। बाकी आप हमेशा सही आंसर तक पहुँच जाएँगे अगर आप स्मार्ट अप्रोच रखते हैं तो। ठीक है, अब बोला गया है कि 20%, 13% और 20% की 3 क्रमिक छूटों को के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। आप इसको बनाएँगे? तो मैं पानी पी लूँ। ठीक है, आपको पता है कि इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं सिर्फ सक्सेसिव ही पता है 2 साल का, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पता है कि जब भी लोग सक्सेसिव चेंज निकालते हैं, ए और बी परसेंट अगर चेंज दिया हो, तो परसेंटेज चेंज कितना होता है? परसेंटेज चेंज जो लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटा 100, ये सक्सेसिव चेंज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है इसको, ये आपका सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को मैं लगाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब छूट दी जा रही होती है तो इसका मतलब वो माइनस हो रहा होता है, यानी कि हमको अगर निकालना हो तो हम लिखेंगे -20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, यानी कि -40 में से 4 घटेगा तो -36% आपका चेंज आएगा और वो चेंज सिर्फ आएगा इस और इस दोनों से। एक बार हम लोग और सक्सेसिव लगा सकते हैं, 13% है तो -36 -13 प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 36 गुना 13 बटा 100। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस माइनस में ये प्लस में 16 गुना 13 गुना 6 करेंगे तिरछा का 78, तिरछा का 78 बच गया 7, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46 बटा 100। तो आप देखेंगे कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 40 में घटाएंगे इसमें कितना हो जाएगा
45, तो 44.32% आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये 4 को इसमें से घटाने से अच्छा मैंने 5 घटा लिया, तो 44, फिर 1 में से 100 में से 68 को घटा लिया, जो 32 आ गया। ठीक है, ये माइनस साइन ये बताता है कि ये डिस्काउंट दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोहन एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें और दूसरी दुकान से 900 प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई? ठीक है, जब भी आपको एवरेज का ये क्वेश्चन पूछे तो आप टोटल आर्टिकल को अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अगर वो नंबर किसी से कट रहा हो। ये दोनों नंबर कट रहा है किससे? 51 दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कट जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल अपने मन से हम 17 और 16 ले सकते हैं, यानी कि बुक अपने मन से हमने बुक। इससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे फिर इसी नंबर को मान के कैलकुलेट करेंगे, तो उससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बोला गया 17 वाला जो है ये 1120 में खरीद के ला रहे हैं, और दूसरा जो है ये कितने पे ला रहे हैं? 900 पे ला रहे हैं। ठीक है, अब भी आप करना चाहेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़कर 33 से डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा है कि मैं इसमें क्या लगा दूं, वेटेड एवरेज लगा दूं। अगर यहाँ से हमको डायरेक्ट एवरेज अगर पूछेगा, एवरेज पूछेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक ऐसा नंबर ले लूंगा जो दोनों में कॉमन है। मैं बोल इजीली है मेरे लिए 900 लेना, 900 मैंने मान, मगर मैं 900 एवरेज लेता हूँ तो इस पार्ट को, ये 16 बुक है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं नहीं मैं 900 नहीं, मैं 1100 हूँ, 1120 हूँ। तो मैं बोलूंगा कितना ज्यादा हो तुम, तो ये बोलेगा कि मैं 220 ज्यादा हूँ। कितने पुस्तक पर? तो बोलेगा मैं ऐसा 17 पुस्तक है जो इतना ज्यादा लेके है। तो टोटल ज्यादा हो कितना जाएगा? इतना। और यही बट किस में जाएगा? यही आपका 33 में बट जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 900, 7 34 और 34 2 34, 3 34 और 3 37, यहाँ पे क्या होगा? 34 और 3 37 और 1 0 डिवाइड बाय 33। अब इसको आप अगर लिखना हो तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, एवरेज क्या होगा? 9 प्लस, और ये एक बार में जाएगा 33 सेकेंड 33, बच जाएगा 4, 33 सेकेंड 33। इसको कटा भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि कटता हुआ नजर आ रहा, नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है। 33 सेकेंड 33 बच गया 4, 11 से कटता हुआ नजर आ रहा है। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकान 3, फिर 3 एकान 3, और फिर ये 3.33 ऐसे चलता जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 10.33। क्या ऐसा कोई आंसर है? ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बुक को सिंप्लीफाई कर लिया। एवरेज इसका क्या किया, इसको 3 से कटा लिए, 17 और 16 हो गया। इससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज अब इसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने माना कि 900 ही एवरेज होता तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पे फर्क पड़ता है कितना? 220 का, और ये टोटल 17 बुक था, तो टोटल सम जो होता है इतना बढ़ जाता, जिसके कारण अब फिर से एवरेज अगर निकालेंगे तो टोटल पे बढ़ जाएगा, जिसके कारण अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किसी वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 की राशि एक वर्ष 6 महीने में 15,625 हो जाएगी, तो रेट बताइए। ठीक है, आपसे दर पूछा है, तो आपको पता है कि छमाही है, अर्धवार्षिक लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि जो एन है, नंबर ऑफ टर्न की बात करें, टाइम को अगर हम सीआई में पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टर्न देखते हैं कि कितना टर्न, अगर 1 साल 6 महीने में, तो 6 महीने का कितना साइकिल लगा होगा, तो वो 3 लगा होगा। और पैसा हो कितना गया? 15,625, और डिवाइड में कितना है? 8,000। अगर रेट निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट इसका
क्यूब रूट ऑफ 3 कर देंगे। अगर 3 साल में हो जा रहा है तो 3, 2 साल में होता तो स्क्वायर रूट यहाँ 2 होता। यानी कि अगर आपसे पूछेंगे कि 15,625 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे कि 25 का होता, और ये किसका होता है, ये 20 का होता है। यानी कि 20 को अगर आप 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना आएगा, ठीक है। अब पैसा हो कितना गया, 20 से 25 हो गया तो बढ़ कितना गया, तो रेट क्या आएगा हमारा, 20 से 25, 5 बढ़ा 20 पे, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25% आएगा, रेट आएगा। लेकिन आप जब ऑप्शन पर देखेंगे तो 25% कहीं भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये रेट आया है ये छमाही के हिसाब से आया है। तो 12 महीने का अगर 6 माह का रेट ये है तो 12 मंथ का रेट क्या होगा, ये आपको पता है कि जब भी रेट पूछा जाता है तो वार्षिक दर पूछा जाता है। तो ये 25 गुना 2 यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने का कितना आया, 25%, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? उम्मीद है नहीं होगा आप लोगों को दिक्कत, कुछ मुश्किल है नहीं, ठीक है। बोला गया कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ठीक है। आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है। यानी कि एक नाव है जो एक पॉइंट यहाँ से, जो एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाती है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और फिर ये नाव क्या करती है, धारा की विपरीत दिशा में इधर आती है। यानी कि आपसे एक नाव यहाँ से ए से बी जाती है और बी से फिर क्या आती है, ए आती है। अगर इधर से जाने में इसकी स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर से आने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे कुल दूरी पूछिए, क्या पूछिए, कुल दूरी पूछिए। तो आपको पता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस वो कुल दूरी निकालने के लिए हम मान के चलते हैं कि डी डिस्टेंस पहली बार कवर किया होगा, और डिस्टेंस का स्पीड कितना है हमारा, अगर इधर से जा रहे हैं तो 41, तो इससे कुछ टाइम लगा होगा, और फिर से डिस्टेंस डी और इससे कुछ टाइम लगा होगा, यही 13 के बराबर है। आप इसको जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपसे कुल दूरी पूछा, यानी कि सिर्फ आपको डी का वैल्यू नहीं 2D का वैल्यू निकालना है। और एग्जामिनर इसमें स्मार्ट अप्रोच ये रखता है कि बच्चे गलती कर दें, वो 2 ऑप्शन ऐसे देता है जिसमें कि एक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो। जैसे आपको देखेंगे तो 599 529 का दोगुना तो नहीं दिख रहा कोई, 533 का दोगुना ये दिख रहा है। यानी कि ये बच्चे जो हड़बड़ में होंगे वो ये टिक कर देंगे, जबकि दूसरा बच्चा जो थोड़ा-सा सोच के करेगा कि टोटल डिस्टेंस पूछा है तो वो 2 से गुना करने के बाद ये ऑप्शन टिक कर सकता है। हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए। ज़्यादातर ऑप्शन जो देखेंगे क्वेश्चन में तो इसी तरीके के ऑप्शंस रखे जाते हैं ताकि बच्चा चकमा खा जाए। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम की अगर हम बात करें, थोड़ा कलर बड़ा कर लेते हैं इसको, और एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 205 होगा। 41 को 5 बार में ये चला जाएगा, तो 5 को डी से करेंगे तो 5D इंटू 10D इज इक्वल टू 13। अब अगर डी निकालना है हमको डायरेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, 13 गुना 205, और ये कितना हो जाएगा नीचे का 10 और 5 15, इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्योंकि आपसे 2D का वैल्यू पूछा है तो 2D इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो 5 से कटा देंगे, 5 तिया 15 और 41 पंचा ये हो जाएगा, और 26 गुना 41/3 आपको सॉल्व करना है। 6 का 6 24 और 2 26 और 4 दिन 8 2 10/3। आपने देखा, मैंने बहुत पहले आपको ये बता दिया था कि आंसर आपका यही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ होगा। तो आपका 1066/3 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बोला 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगा है, जो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल में लगा पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। यानी कि अगर आपको टंकी की डेंसिटी ये
टंकी का पूरा वॉल्यूम बता दिया जाए कि पानी उसमें आ कितना रहा है और वो उसकी क्षमता निकाल दी जाए पाइप की, तब ये क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता देंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि टंकी की धारिता कितनी है। ए 35 मिनट में भर रहा है और बी इसको 15 मिनट में भर रहा है। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 35, क्योंकि इसमें 5 दिख रहा है तो मैं इसमें 35 में 5 तो आ ही गया है, 7 और 5 होता है, इसमें 5, इसमें 15 है तो इसमें 5 तो इसमें आ गया है तो 3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5 या 15, 3 या 9 1 10। आप निकालेंगे तब भी यही आएगा। बाकी ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जो इसको पूरा पूरा काट दे। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, यानी 3 यूनिट इसका इफिशियंसी आएगा और 15 6 का 15 7 105। ठीक है, बी का। अब क्या बोल रहा है कि एक टंकी ए है और एक बी है और एक तीसरा खाली करने वाला है, तो मान इसको चलते हैं -सी है। और जब ये एक साथ काम करते हैं तो 6 मिनट में एक टंकी को, पूरी टंकी को भर देते हैं। तो हमको पता है कि ए का इफिशियंसी 7 है, बी का ए का 3 है, बी का 7 है, सी का नहीं पता है और ये 6 है। तो क्या यहाँ से सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा 10? ये देखेंगे ये कितना हो गया 10 माइनस सी, ये मल्टीप्लाई में है और ये 106 बटा 6, ये 3 से कटता हुआ आ जा रहा है, नजर आ रहा है। तो ये कितना जाएगा 3 3 9 ये 35, यानी कि 17.5। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17.5 में से 35 बटा 2 कितना होगा 17.5। 17.5 में से जब 10 घटाएंगे तो आपका आज कितना आ जाएगा, सी की इफिशिएंसी 7.5 आ जाएगी। अब आपको पता है कि टोटल इफिशियंसी है कितना 105 है और सी का इफिशियंसी हमने कितना निकाला है 7.5। तो पॉइंट से हटेगा तो यहाँ 10 आएगा और 15 55 75 15 70 105 होता है और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 14 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक सीढ़ी के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 मीटर का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का और ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको कुछ गोल्डन रेशियो पता हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक, अगर आपको ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये कितना होता है 30 डिग्री। 60 के सामने आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन रेशियो होता है, 60 के सामने 1 होता है तो 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 होता है। अगर ये गोल्डन रेशियो आपको पता है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई आपको 10 मीटर दिया हुआ है, इसी 2 की वैल्यू 10 मीटर यानी इसका 5 गुना है। तो सीढ़ी के पास दीवार से कितनी दूरी है, ये सीढ़ी का, ये सीढ़ी है, यहाँ पर ऐसे सीढ़ी रहता है, ये दीवार है, तो ये एक का वैल्यू पूछा है तो एक को भी जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखें ये क्वेश्चन कि P इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। P क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है और PA PB एंड PC आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको PD का वैल्यू निकालना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई भी अगर रेक्टेंगल है उसमें कोई भी पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है और रेक्टेंगल का नाम अगर A B C एंड D है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम ये बोलता है कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लेना है इसको PC का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर
प्लस पी डी का स्क्वायर। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि एपी का स्क्वायर यानी कि यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी क्वेश्चन में यही सारी चीजें आपको लगानी है। तो आपको एपी कितना दिया हुआ है 69, कितना दिया हुआ है 69 का स्क्वायर, और उसके बाद पीसी कितना दिया हुआ है प्लस 38 का स्क्वायर, पीबी कितना दिया हुआ है, पीबी 27 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कहेगा कि मुझे 69 का क्यूब स्क्वायर याद नहीं है और टाइम कम बचा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको यूनिट डिजिट से भी किया जा सकता है। जैसे 9 का स्क्वायर क्या है 1 होगा, ये क्या होगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर 1 होगा, और 8 का स्क्वायर 80 80 64 4 होगा, और इसमें से क्या होगा माइनस 749 9 घट जा रहा होगा, और पीडी का स्क्वायर निकालना है। तो ये 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 15 होगा, तो जब भी घटेगा तो 6 आएगा, 15 में से 9 घटेगा तो 6। हम देखेंगे कि किसको स्क्वायर करने पर 6 आ सकता है। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो लास्ट में 6 आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि मोड आपसे पूछा गया, यानी कि बहुलक दिया हुआ 165 और आपसे x का मान पूछा है। अच्छा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 55 55 60 इस तरीके से, और बारंबारता भी दिया गया है, और आपसे x का वैल्यू पूछा है। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि बहुलक अगर 165 है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के ही बनाना है, इसमें कुछ करना है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। 65 अगर यहाँ पर है और इसमें भी 65 है और इसमें भी 65 है, तो ये वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस x का वैल्यू भी क्या होगा 37। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपसे अगले बार कभी पूछेगा तो आप देखेंगे 65 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस 37 का वैल्यू ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे और स्टेटिक्स चैप्टर यानी कि सांख्यिकी लगाएंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। यानी कि अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आप देखने के साथ ही इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और उसे 2400 मतों से बहुमत से खारिज कर दिया जाता है, तो मतदान में कुल वोटों की संख्या कितनी थी? यानी कि अगर 40% मिला, दूसरे को 60% मिला होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 25-20 होगा, और 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। या मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि कोई चीज 50 से कितना कम है, 10 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का 2 गुना यानी कि 20 होगा। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ 10 का गुना 20% का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 2400। अगर आपको ये पता नहीं है कि मैंने डायरेक्ट 2000 कैसे किया, तो हमारे चैनल पर चुनाव यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और इसको भी 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 15, 10 2 12, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परीक्षा में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। यानी कि 50 से कितना कम है, 10 कम है, 10 का 2 गुना डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो परिणाम 65 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ नहीं है, x का 1/3, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 10 है और ये 65 है, तो x का 1/3, ये कितना 10 इधर साइड आएगा तो 55, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 165, और सम पूछा है तो 6 5 11 1 12, ठीक है। तो हम लोगों ने आज टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आप बताएंगे अपने कमेंट में कि आपने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कितना स्कोर कर पाए। अगर आप 20 के प्लस स्कोर कर पाए तो उम्मीद अच्छी आपकी तैयारी है, और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तैयारी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, और मैं इसी तरीके से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।